हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ के बारे में, तो इस लेक्चर के बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आज ही हमारा लास्ट वीडियो है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं एल्गोरिदम के बारे में बेसिक डिटेल को कवर कर चुकी हूँ। लास्ट वीडियो में अप्रोचेस डिस्कस किए थे एंड मेजर कैटेगरीज क्या क्या होती है एल्गोरिदम की, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो अभी आज के लेक्चर में हम देखेंगे एल्गोरिदम एनालिसिस। जो मेनली हमारा पॉइंट है वो एक्चुअली होता क्या है। तो एल्गोरिदम एनालिसिस हम लोग 2 टाइप से करते हैं। एक तो एल्गोरिदम को क्रिएट करने से पहले और एक एल्गोरिदम को क्रिएट करने के बाद। तो इसमें 2 वे रहते हैं, प्रियोरी एनालिसिस रहता है, एक पोस्टीरियर एनालिसिस रहता है। ठीक है। तो अब इसमें प्रियोरी एनालिसिस का मतलब क्या रहता है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, बिफोर क्रिएटिंग द एल्गोरिदम, प्रियोर यानी कि पहले जो हम कर रहे हैं। तो प्रियोर एनालिसिस एक थ्योरेटिकल एनालिसिस है एल्गोरिदम की, विच इज डन बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एन एल्गोरिदम। यानी कि जो एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने से पहले कंप्लीट की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रियोर एनालिसिस बोलते हैं। इसमें काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या नीड होगी, क्या क्या नीड नहीं होगी, वो सब हम लोग इसके अंदर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जस्ट लाइक अगर एग्जांपल ले प्रोसेसर की स्पीड की, तो प्रोसेसर की स्पीड की यानी कि विच हैज नो इफेक्ट, एक्चुअली नो इफेक्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। यानी कि प्रोसेसर की नीड हमें यहाँ पर कहाँ नीड होएगी, कितनी नीड होएगी, एक्चुअली देखा जाए तो इसमें हमें क्या है, इसमें एक्चुअली कोई इतना इफेक्ट नहीं है इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर। तो हमें ईच एंड एवरीथिंग का यहाँ पर पता होना चाहिए पहले, बिफोर क्रिएटिंग द एल्गोरिदम, कि किसकी हमें नीड होएगी, किसकी हमें नीड नहीं होएगी। अगर किसी की नीड है तो क्यों हो रही है, क्या उससे हमारे बेनिफिट होंगे, क्या हमारा आउटकम आएगा। अगर किसी की नीड नहीं है तो उसको यूज ना करके हमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, कितना काम हमारा फास्ट कंप्लीट हो रहा है, और क्या क्या हमारे आउटकम्स आ रहे हैं। तो वो सब किसके अंडर आता है, प्रियोरी एनालिसिस, यानी कि प्री प्लानिंग जिसे हम बोलते हैं, बिफोर क्रिएटिंग द एल्गोरिदम। अगर हम बात करें पोस्टीरियर एनालिसिस की, तो इसमें क्या रहता है, नाम से भी हमें समझ में आ रहा है। तो ये प्रैक्टिकल एनालिसिस है एल्गोरिदम का, जो कि कब होती है, द प्रैक्टिकल एनालिसिस अचीव्ड बाय द इम्प्लीमेंटिंग द एल्गोरिदम यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस हम पोस्टीरियर एनालिसिस को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है। और ये बेसिकली जो एनालिसिस है, दिस एनालिसिस बेसिकली इवेल्युएट दैट हाउ मच रनिंग टाइम एंड स्पेस टेकन बाय द एल्गोरिदम। तो पोस्टीरियर के थ्रू ही हमें एक्चुअली आइडिया लगता है कि रनिंग टाइम हमारा जो एक्चुअली जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना आ रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना आ रहा है पर्टिकुलर एल्गोरिदम का, जिसके थ्रू हम यहाँ पर पता लगाते हैं। अब देखते हैं एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल से एक्सप्लेन किया हुआ है। सपोज एक्स इज ट्रीटेड एन एल्गोरिदम। एक्स कोई एल्गोरिदम है और उसके अंदर एन नंबर ऑफ साइज के इनपुट्स एंटर किए हुए हैं, एंड द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बाय द एल्गोरिदम एक्स आर ऑफ 2 मेन फैक्टर। यानी कि डिटरमाइन 2 मेन फैक्टर्स पे डिटरमाइन की जाती है। जो एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी है वो टाइम के थ्रू हम मेजर करते हैं, स्पेस के थ्रू हम मेजर करते हैं। तो टाइम फैक्टर हमें क्या बताता है कि उस एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने में हमें कितना टाइम लग रहा है। तो वो किसका मेन पॉइंट आता है, वो टाइम फैक्टर का आता है। और अगर स्पेस फैक्टर की बात करें तो स्पेस फैक्टर में क्या आता है, स्पेस फैक्टर में हम ये चेक करते हैं कि वो एल्गोरिदम जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो मैक्सिमम मेमोरी में कितना स्पेस उसके लिए रिक्वायर्ड है उस एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस एल्गोरिदम को कैलकुलेट करने के लिए। तो उस पर्पज के लिए हम लोग वहां पर स्पेस फैक्टर को यूज करते हैं। एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम, जो कि हम फंक्शन यूज करते हैं एफ ऑफ एन, दैट प्रोवाइड्स द रनिंग टाइम एंड स्टोरेज स्पीड needed by the algorithm with respect of n number of n as the size of input data। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फंक्शन ऑफ n किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है, जो भी हमारा रनिंग टाइम होता है एल्गोरिदम का, जो भी हमारा स्टोरेज हाईएस्ट स्टोरेज रिक्वायर्ड होता है, जो भी एल्गोरिदम का विद रिस्पेक्ट टू जो भी हमारा इनपुट किया हुआ है, यानी कि इनपुट नंबर ऑफ एन थे यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर
रनिंग जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का पता लगाया जाता है। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली होता क्या है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि हाउ मच अमाउंट ऑफ हाउ हाउ हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली द स्पेस रिक्वायर्ड टू सोल्व अ पर्टिकुलर एल्गोरिदम थ्रू स्पेस रिक्वायर्ड टू सोल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड देन प्रोड्यूस अ आउटपुट अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर एन एल्गोरिदम द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, स्पेस हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं पर्टिकुलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर अगर हम देखें तो स्टोर द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, तो प्रोग्राम का जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करने के लिए हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का यूज करते हैं। टू स्टोर द कांस्टेंट वैल्यू, जो भी हम प्रोग्राम में कांस्टेंट वैल्यू यूज कर रहे हैं जस्ट लाइक इंट आई इज इक्वल टू 10, तो 10 वहां पर क्या है, 10 एक कांस्टेंट वैल्यू, उसको स्टोर करने के लिए जो भी हमें नीड पड़ रही है उसके लिए हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का यूज करते हैं। टू स्टोर द वेरिएबल्स वैल्यू, जो भी वेरिएबल हमने डिफाइन की उनकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, स्पेस की रिक्वायर्ड होती है। टू ट्रैक द फंक्शन कॉल्स जंपिंग स्टेटमेंट, यानी कि हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे जंप कर रहे हैं, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मेन फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे जंप कर रहे हैं, तो उस पर्पज के लिए जो भी हम ट्रैकिंग एंड ऑल यूज कर रहे हैं उनको ट्रैक करना होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का यूज करते हैं। तो जैसे कि इसमें देखिए अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर एक्सिलरी स्पेस का एक कॉन्सेप्ट आता है। एक्सिलरी स्पेस होता क्या है पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो एक्सिलरी स्पेस क्या है, द एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम जो एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसे हम एक्सिलरी स्पेस बोलते हैं। बट उस जो एक्स्ट्रा स्पेस में इनपुट साइज एक्सक्लूडेड होता है उसके अंदर। ठीक है, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए। एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंसीडर बोथ द स्पेस, यानी कि इसमें क्या रहता है, जैसे कि हमने भी बात करी एक्सिलरी स्पेस में ओनली एक्स्ट्रा स्पेस वही आता है जो कि इनपुट का इंक्लूडेड नहीं होता है। बट स्पेस अगर हम रिक्वायर्ड करेंगे यानी कि स्पेस को हम कंसीडर करेंगे तो दोनों स्पेस को हम यहाँ पर यूज करते हैं, दोनों स्पेस को हम यूज एज अ इवेल्युएशन के टाइम पे उनको यूज करते हैं। कौन कौन सा, एक्सिलरी स्पेस और स्पेस यूज बाय द इनपुट। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसका कॉम्बिनेशन हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्सिलरी स्पेस का कॉम्बिनेशन हो गया और इनपुट साइज का कॉम्बिनेशन हो गया। इनपुट साइज जो हम एंटर कर रहे हैं वो हो गया, एक्सिलरी स्पेस कौन सा हो गया, जो एल्गोरिदम को रिक्वायर्ड होता है वो होता है, बट इसके अंदर एक्सिलरी के अंदर इनपुट साइज इंक्लूड नहीं होता है, इसके लिए हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये क्या काम करती है, जो कि चेक करती है कि एल्गोरिदम इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन, यानी कि एक एल्गोरिदम एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम ले रही है, वो कॉन्सेप्ट किसके अंडर आएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंडर आता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक ऐसी एल्गोरिदम है जो कि हम डिनोट करते हैं मोस्टली बिग ओ नोटेशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये एक असिम्प्टोटिक नोटेशंस होती है जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेनली कैलकुलेट करती है बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स टू फिनिश द एग्जीक्यूशन, यानी कि कितने स्टेप्स यूज हुए हैं एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, ये सब काउंटिंग किसके थ्रू होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू यहाँ पर कंप्लीट होती है। यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल लिखा सम की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की गई है, जिसमें मैंने मेंशन भी किया सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ एन नंबर्स, यानी कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर एन नंबर दिए हुए हैं और उनका मुझे सम करना है। तो उसके लिए एक लूप लगाया फॉर आई, आई के बाद मुझे वो नंबर चलाने हैं 1 टू लेके एन तक, यानी कि 1 से लेके एन तक वो नंबर चलाने, एन कोई भी नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, यानी कि 1 से लेके 10 तक उनका प्लस करना है, 1 से लेके 20 तक उनका प्लस करना है। और उसके बाद सपोज कि मैंने कोई फॉर्मूला पुट किया जस्ट लाइक कोई प्रोग्राम नोट डाउन लिखा है यहाँ पर सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। जब हम लूप एंड करेंगे देन द सम होल्ड्स द सम ऑफ द एन नंबर, यानी कि जब जैसे कि मैंने पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है और जब मैं इस लूप को बंद करूंगी तो मेरे पास एक आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, मैं कोई एन की वैल्यू इनिशियलाइज करूंगी, जैसे कि मैंने 25 इनिशियलाइज किया तो 1 से लेके 25 का सम मेरे पास आएगा, यानी कि एक नॉर्मल न्यूमेरिकल फॉर्म में मेरे पास यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले होएगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पता कैसे लगाएंगे हम, तो इसके एग्जांपल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लूप स्टेटमेंट विल बी एटलीस्ट एन, यानी कि इसकी
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, मिनिमम एन तो रहेगी रहेगी इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 25 डाल देती हूँ तो एक कोई कांस्टेंट मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। बट अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके चलती हूँ अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम हमें बात करनी होती है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, यानी कि अप टू द एन टाइम लेगा वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगर एन की वैल्यू इंक्रीज होती गई, यानी कि पहले 25 थी, फिर 30 हो गई, फिर 35 हो गई, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी 1 by 1 इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, while the complexity of the code return sum will be constant as its value is not dependent on the value of n। तो इसमें क्या रहता है, जैसे कि पहले मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की 25, तो 25 यानी कि 25 टाइम लेगा ये एटलीस्ट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगर जैसे ही मैं इनको इंक्रीज करती हूँ, 30 करती हूँ तो 30 टाइम लेगा, 35 करती हूँ 35 टाइम लेगा। ऐसे ही जो भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग वो डाटा को चेंज करता रहेगा, डाटा इन द सेंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। अगर मैं एल्गोरिदम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन आएगी। बट अगर मैं इसको एग्जीक्यूशन पर्पज से बात करूं तो जो भी मेरी कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो उसके अकॉर्डिंग टाइम लेगा। जो भी हम इनपुट करते हैं, इनपुट का जो साइज रहता है उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्प्ले होती है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा आज का यहाँ पर, जो कि ये टॉपिक के साथ कंप्लीट होता है। एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। ठीक है, ओके देन, थैंक